मेरा नाम अनन्या है, या कम से कम वे मुझे यही कहते थे। इस महल से पहले, इस शादी से पहले, इससे पहले कि खामोशी मेरी आवाज निगल जाती। पता है, मैं एक ऐसी लड़की थी जिसे बारिश बहुत पसंद थी। मुझे गीली मिट्टी की खुशबू और बिजली कड़कने की आवाज में खुशी मिलती थी। मैंने एक सादे जीवन का सपना देखा था, एक ऐसे जीवन का जिसमें हंसी हो, किताबें हों और मेरा अपना एक छोटा सा बगीचा हो। मेरी दुनिया छोटी थी, लेकिन वह मेरी थी। वह चमकीले, खुशनुमा रंगों में रंगी हुई थी। मुझे प्रेम कहानियों में विश्वास था, वैसी कहानियां जो मेरी दादी मुझे सुनाती थीं, जहां अच्छाई हमेशा जीतती थी और प्यार सबसे बड़ी ताकत होती थी। मैंने सोचा था कि मेरा जीवन उन कहानियों का प्रतिबिंब होगा, एक कोमल धारा जो एक शांत समुद्र की ओर बहती है। मैं नादान थी, है ना? मुझे कभी पता नहीं चला कि कुछ धाराएं एक गहरे, अथाह सागर में ले जाती हैं। मुझे एक अच्छी बेटी, एक अच्छी बहन और आखिर में एक अच्छी पत्नी बनना सिखाया गया था। समाज हमें ये भूमिकाएं, ये छोटे छोटे सांचे देता है जिसमें हमें फिट होना होता है। विनम्र बनो, कोमल बनो, अपनी आवाज ऊंची मत करो, ज्यादा सवाल मत पूछो। ये वे सबक थे जो बचपन से मेरी आत्मा में गहरे उतर गए थे। मैंने बिना किसी सवाल के उन सभी का पालन किया, यह मानते हुए कि वे एक सम्मानजनक जीवन के स्तंभ थे। मेरे माता पिता को मुझ पर गर्व था। उन्होंने मुझे एक आदर्श बेटी के रूप में देखा, आज्ञाकारी और शालीन। उनका मानना था कि उन्हें मेरे लिए एक आदर्श साथी मिल गया है, एक ऐसा परिवार जिसका नाम उनके महल जितना ही भव्य था। उन्होंने सोचा कि वे मेरा भविष्य सुरक्षित कर रहे हैं, मुझे एक लग्जरी और आराम का जीवन दे रहे हैं। उन्हें नहीं पता था कि वे अपनी मेमने को एक सुनहरे पिंजरे में ले जा रहे थे, एक ऐसी जगह जहां सपने मरने के लिए जाते हैं। पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे वे संकेत दिखते हैं जो मैंने गलती से अनदेखे कर दिए थे। बंद दरवाजों के पीछे की जल्दबाजी वाली बातचीत, मेरी होने वाली सास की मुस्कान जो उनकी ठंडी, हिसाब किताब करने वाली आंखों तक कभी पहुंचती ही नहीं थी। शादी की तैयारियों के दौरान किसी भी असली खुशी की अजीब गैर मौजूदगी। यह सब एक प्रदर्शन जैसा लगता था, एक बड़ा नाटक जहां हर कोई अपनी लाइनें जानता था सिवाय मेरे। मैं बस एक प्रॉप थी, एक खूबसूरती से सजी गुड़िया जो सीन को पूरा करने के लिए थी। मैंने अपने संदेहों को दरकिनार कर दिया, यह कहते हुए कि यह बस शादी की घबराहट है। हर दुल्हन ऐसा महसूस करती है, मैंने सोचा, लेकिन मेरा डर अलग था। यह एक गहरी ठंडी पूर्व सूचना थी, हवा में एक फुसफुसाहट जिसे मैंने नजरअंदाज करना चुना। काश मैंने सुना होता, काश मैं चीखी होती, लेकिन मैंने नहीं किया। मैंने कैमरों के लिए मुस्कुराया, मैंने उन बड़ों के पैर छुए जो मुझे एक परेशान करने वाली तीव्रता से देख रहे थे। मैंने हर रस्म को एक प्रशिक्षित कलाकार की सटीकता से निभाया। मैंने उन्हें मेरी किस्मत एक ऐसे आदमी से बांधने दिया जिससे मैंने शायद ही कभी बात की थी, एक ऐसा आदमी जिसकी खामोशी किसी भी गुस्से वाले शब्द से ज्यादा परेशान करने वाली थी। उसका नाम विक्रम है। वह इस अंधेरे साम्राज्य का राजकुमार है, मेरा पति। यह शब्द मेरी जुबान पर पराया लगता है, एक कड़वी गोली जिसे मुझे निगलने के लिए मजबूर किया गया है। अब इस ठंडे प्रभावशाली कमरे में बैठी हुई मैं उस लड़की के बारे में सोचती हूँ जिसे बारिश पसंद थी। वह एक अजनबी लगती है, एक ऐसी किताब का किरदार जिसे मैंने बहुत बहुत समय पहले पढ़ा था। मुझे नहीं पता कि मैं उसे कभी दोबारा ढूंढ पाऊंगी या नहीं। शादी एक शानदार समारोह था, दुनिया को अंधा करने के लिए बनाया गया एक तमाशा। रोशनी इतनी तेज थी कि मेरी आंखें दुखने लगीं, जो मेरे जीवन को निगलने वाली अंधेरे के बिल्कुल विपरीत थी। मैंने एक लाल लहंगा पहना हुआ था जो सोने की कढ़ाई से इतना भारी था कि मैं मुश्किल से चल पा रही थी। मेरे शरीर पर हर गहना एक बेड़ी जैसा लगता था, एक खूबसूरत जंजीर जो मुझे इस अनजाने भाग्य से बांध रही थी। लोगों ने मेरी खूबसूरती की तारीफ की, लेकिन वे मेरी काजल लगी आंखों के पीछे छिपे डर को नहीं देख पाए। उन्होंने एक शर्माती हुई दुल्हन को देखा, एक खुशकिस्मत लड़की जो प्रतिष्ठित सिंह परिवार में शादी कर रही थी। उन्होंने एक बलिदान को नहीं देखा जिसे एक प्राचीन भूखी वेदी के लिए तैयार किया जा रहा था। संगीत तेज था, समारोह भव्य थे, लेकिन मेरे लिए यह सब एक डरावना नाटक था। मेरे माता पिता के चेहरे गर्व और दुख का मिश्रण थे। वे मुझे इतने धनी परिवार में शादी करते हुए देखकर खुश थे,
फिर भी मुझे जाते हुए देखकर दुखी थे। उन्होंने मेरे हाथ पकड़े। उनका स्पर्श गर्म और परिचित था, जो उस ठंडक के बिल्कुल विपरीत था जो मेरा इंतजार कर रही थी। खुश रहो मेरी बच्ची, मेरे पिता ने फुसफुसाया। उनकी आवाज भावनाओं से भर गई थी। यह अब तुम्हारा घर है। उनके शब्द मुझे सुकून देने के लिए थे, लेकिन वे एक अंतिम फैसले जैसे लगे। ये घर नहीं था, ये एक किला था, और मैं इसकी सबसे नई कैदी थी। मैं उन्हें अपने पेट में मरोड़ती हुई बेचैनी, विक्रम की आंखों में जमी हुई खालीपन के बारे में बताना चाहती थी, लेकिन शब्द बाहर नहीं आए। मैं अपने बेबुनियाद डर से उनकी खुशी कैसे बर्बाद कर सकती थी, तो मैं बस सिर हिलाती और मुस्कुराती रही, अंत तक अपनी भूमिका निभाती रही। रस्में अंतहीन लगीं, हर एक भूल भुलैया में एक और कदम गहरा। जब मैं विक्रम के साथ पवित्र अग्नि के चारों ओर घूम रही थी, उसका हाथ मेरे हाथ में था, तो मुझे उसकी त्वचा से मेरी त्वचा में एक अजीब ठंडक महसूस हुई। ये एक साथी का स्पर्श नहीं था, जीवन भर के लिए एक हमसफर का। ये एक अजनबी का स्पर्श था, एक कैदी का। मैंने उसके चेहरे की ओर देखा, उम्मीद कर रही थी कि मुझे गर्मजोशी, आश्वासन की एक झलक मिलेगी, लेकिन उसका भाव अपठनीय था, अभिजात्य उदासीनता का एक मुखौटा। वह सीधा आगे देख रहा था, जैसे मैं वहां थी ही नहीं। पुजारी प्रेम और साथ के बारे में मंत्रों का जाप कर रहा था, लेकिन शब्द खोखले लगे, हमारे बीच के विशाल भावनाहीन स्थान में गूंजते हुए। मैं पूरी तरह से अकेली महसूस कर रही थी, सैकड़ों लोगों से घिरी हुई। अंतिम विदाई सबसे कठिन थी। मेरी माँ के आंसू असली थे, प्रेम और हानि की एक नदी। जब मैं सजी हुई कार में बैठी, अपनी जानी पहचानी हर चीज को पीछे छोड़कर, तो मुझे एक गहरा डर महसूस हुआ। कार की खिड़की के बाहर की दुनिया रोशनी और चेहरों के एक अर्थहीन कोलाज में धुंधली हो गई। मैं एक नए जीवन, एक नए परिवार, एक नए घर की ओर बढ़ रही थी, लेकिन यह शुरुआत जैसा नहीं लगा, ये अंत जैसा लगा। अनन्या का अंत, वह लड़की जिसने एक सादे, खुशहाल जीवन का सपना देखा था। कार आगे बढ़ी, मुझे रोशनी से दूर और एक शानदार, डरावनी अंधेरे के दिल में ले गई। शानदार धोखा पूरा हो चुका था, शो खत्म हो गया था। कार आखिरकार बड़े लोहे के दरवाजों के सामने रुकी। वे एक लंबे समय से सोए हुए जानवर की तरह कराहते हुए खुले, सिंह हवेली को दिखाते हुए। यह एक घर नहीं था, यह एक विशालकाय इमारत थी, एक पत्थर का दानव जो चांदनी को निगलने जैसा लग रहा था। हवेली रात के आसमान के सामने एक परछाई की तरह खड़ी थी। उसकी कई खिड़कियां खाली आंखों की तरह मुझे घूर रही थीं। ये खूबसूरत थी, एक गंभीर और डराने वाले तरीके से। हर नक्काशीदार खंभा, हर मेहराबदार दरवाजा ताकत, गर्व और रहस्यों की कहानियां फुसफुसाता हुआ लग रहा था। जैसे ही मैं कार से बाहर निकली और बजरी वाले रास्ते पर कूदम रखा, एक ठंडी हवा आंगन से गुजरी, जिससे भारी लहंगे के बावजूद मुझे सिहरन महसूस हुई। ये मेरा नया घर था। ये एक कब्रिस्तान जैसा ज्यादा लग रहा था। अंदर हवेली और भी प्रभावशाली थी। एक शानदार सीढ़ी अंधेरे में ऊपर की ओर घूमती थी और ऊंची छतें परछाई में खोई हुई थीं। हवा पुरानी लकड़ी, चमेली और कुछ धातु जैसी और हल्की, जैसे पुराने खून की गंध से भरी हुई थी। दीवारें गंभीर चेहरों वाले पूर्वजों के चित्रों से सजी थीं। उनकी आंखें मेरी हर हरकत पर नजर रखती हुई लग रही थीं। वे इस जगह के मूक संरक्षक थे। उनकी चित्रित निगाहें निर्णय और चेतावनी से भरी थीं। मेरी नई सास, एक ऐसी महिला जो हवेली जितनी ही ठंडी और अलंकृत थी, मुझे गूंजते हुए गलियारों से ले गईं। उनके कदम शांत थे, उनकी उपस्थिति जबरदस्त थी। उन्होंने बहुत कम बात की। उनके शब्द संक्षिप्त और सटीक थे, कोई गर्मजोशी या स्वागत नहीं था। नौकर भूत की तरह चलते थे। उनके चेहरे भावहीन थे, उनकी हरकतें तेज और शांत थीं। वे किसी काम को करने के लिए कहीं से भी प्रकट होते और फिर परछाई में गायब हो जाते। उनकी आंखों में दया और डर का एक अजीब मिश्रण होता था। जब भी वे मुझे देखते थे, ऐसा लगता था जैसे वे कुछ ऐसा जानते थे जो मैं नहीं जानती थी, एक भयानक रहस्य जो इन पत्थर की दीवारों के भीतर आम बात थी। मैंने उनकी आंखों में देखने की कोशिश की, एक दोस्ताना चेहरा ढूंढने की, लेकिन वे हमेशा नजरें झुका लेते। उनकी वफादारी हवेली की खामोशी को समर्पित थी। वे घर का हिस्सा थे, जैसे पुराने फर्नीचर और फीके टेपेस्ट्री। वे इसकी दमनकारी खामोशी का जीवित प्रतीक थे। मेरे पति विक्रम ने शादी के स्थान से निकलने के बाद से मुझसे एक भी शब्द नहीं कहा था। वह मेरे आगे चल रहा था,
उसकी पीठ सीधी थी, उसकी मुद्रा एक परेशान करने वाली अधिकार दिखा रही थी। वह अपने वीरान साम्राज्य का राजा लग रहा था। उसने मुझे नहीं देखा, उसने मेरा हाथ नहीं पकड़ा, उसने मेरे अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया। ऐसा लगता था जैसे मैं अदृश्य थी, उसके पीछे एक परछाई की तरह चल रही थी। शादी में मुझे जो अकेलापन महसूस हुआ था वह 100 गुना बढ़ गया था। यह वह जीवन नहीं था जिसकी मैंने कल्पना की थी। ये वह शादी नहीं थी जिसका मैंने सपना देखा था। ये एक बुरा सपना था और मैं स्वेच्छा से इसके सबसे अंधेरे कोने में चल रही थी। परछाई के महल ने मुझे अपना बना लिया था। मुझे हमारे कमरे में ले जाया गया। हमारा कमरा। यह शब्द एक क्रूर मजाक जैसा लगा। यह एक विशाल कमरा था, मेरे घर के पूरे अपार्टमेंट से भी बड़ा। बिस्तर एक विशाल 4 पोस्टर वाला था, जिसमें भारी मखमली पर्दे लगे थे जो सारी रोशनी रोक देते थे। फर्नीचर गहरा और अलंकृत था, जो फर्श पर लंबी खतरनाक परछाइयां डाल रहा था। एक कोने की मेज पर एक अकेली हल्की रोशनी वाला लैंप अंधेरे को दूर करने में कुछ खास नहीं कर पा रहा था। कमरा ठंडा और बेजान लग रहा था, जैसे कोई संग्रहालय का प्रदर्शन जिसे देखा जाना था, न कि उसमें रहना था। खिड़कियां कसकर बंद थीं और खामोशी इतनी गहरी थी कि मैं अपने दिल की तेज धड़कन सुन सकती थी। यह एक खूबसूरत पिंजरा था जिसे परफेक्शन से डिजाइन किया गया था। विक्रम मेरे पीछे कमरे में आया और भारी लकड़ी का दरवाजा बंद कर दिया। कुंडी के खड़कने की आवाज एक जेल के दरवाजे के बंद होने जैसी गूंजी। मेरा दिल मेरे गले तक आ गया। उसने अभी भी बात नहीं की थी। वह खिड़की की ओर चला गया, अपनी पीठ मेरी ओर करके, और वहां खड़ा हो गया। अंधेरे में घूरता रहा। मैं कमरे के बीच में जमी खड़ी थी। मेरा भारी दुल्हन का लिबास एक कवच जैसा लग रहा था जो कोई सुरक्षा नहीं दे रहा था। अनकहे तनाव से हवा घनी हो गई। मैंने उसके बोलने का इंतजार किया। कुछ भी। स्वागत का एक शब्द, एक आसान सवाल, लेकिन मुझे सिर्फ खामोशी मिली। एक भारी दम घोटने वाली खामोशी जो किसी भी चीख से ज्यादा डरावनी थी। मिनट घंटों जैसे लगने लगे। मैं अपनी नसों को टूटते हुए महसूस कर रही थी। मेरी सांसें छोटी और उथली हो रही थीं। वह क्यों नहीं बोल रहा था? वह किस चीज का इंतजार कर रहा था? क्या यह कोई परीक्षा थी? एक क्रूर खेल? मैं धीरे धीरे अलंकृत सोफे के किनारे पर बैठ गई। मेरे हाथ मेरी गोद में कसकर मुट्ठी में थे। डर मेरे अंदर एक जीवित चीज था, मेरे अंदरूनी हिस्सों को खरोंच रहा था। मैंने कमरे में चारों ओर देखा। दीवार पर लगी पेंटिंग्स में गंभीर चेहरों को, कोनों में गहरी परछाइयों को। मैं एक फंसे हुए जानवर जैसा महसूस कर रही थी, एक चूहा जिसे एक शांत धैर्यवान बिल्ली ने घेर लिया था। कमरे की भव्यता मेरे डर का मजाक उड़ा रही थी। रेशम और मखमल का क्या फायदा जब आपकी आत्मा जम रही हो? आखिरकार वह मुड़ा। उसका चेहरा ठंडी उदासीनता का एक मुखौटा था, लेकिन उसकी आंखों में भावनाओं का एक तूफान था जिसे मैं समझ नहीं पा रही थी। गुस्सा था, दर्द था, और कुछ और भी था, कुछ बहुत गहरा। वह मेरी ओर चला। उसके कदम धीमे और जानबूझकर थे। वह तब तक नहीं रुका जब तक वह मेरे ठीक सामने खड़ा नहीं हो गया। एक काली मूर्ति की तरह मेरे ऊपर मंडरा रहा था। मैं सहज रूप से पीछे हट गई, खुद को सोफे में और दबा लिया। उसने मुझे छूने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। वह बस मुझे देखता रहा। उसकी नजरें मेरे आर पार हो रही थीं। फिर उसने आखिरकार बोला। उसकी आवाज एक धीमी ठंडी फुसफुसाहट थी जो हमेशा मेरे सपनों को सताएगी। वेलकम टू योर हेल, अनन्या। उसके शब्द हवा में लटक गए, तेज और जहरीले। वेलकम टू योर हेल। ये कोई अभिवादन नहीं था, यह एक शाप था। मेरा खून ठंडा पड़ गया और आशा की आखिरी किरण जिससे मैं चिपकी हुई थी वह बस धूल में बिखर गई। मैंने उसे घूर कर देखा। मेरा दिमाग चकरा रहा था। उसकी आवाज में मौजूद द्वेष को समझने की कोशिश कर रही थी। यह मेरा पति था, वह आदमी जिसके साथ मुझे जीवन बनाना था। लेकिन मेरे सामने खड़ा आदमी एक अजनबी, एक यातना देने वाला था। मैंने पूछने के लिए अपना मुंह खोला, क्यों? लेकिन मेरी आवाज गायब हो चुकी थी। शुद्ध आतंक की एक गांठ से मेरे गले में फंस गई थी। मैंने क्या किया था? मेरे परिवार ने ऐसा क्या किया था जिसके वे हकदार थे? सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो मैं उन्हें आवाज देने से बहुत डरी हुई थी। वह मुझसे मुड़ गया, जैसे मेरी मौजूदगी बस एक परेशानी थी।
वह कमरे के कोने में एक भारी नक्काशीदार संदूक के पास गया और उसे खोला। वह एक भयानक उद्देश्य के साथ आगे बढ़ा जिससे मेरी त्वचा सिहर उठी। खामोशी लौट आई, पहले से ज्यादा मोटी और पता है ज्यादा खतरनाक। कमरे की दीवारें मुझ पर सिकुड़ती हुई लग रही थीं। चारों ओर परछाइयां गहरी होती जा रही थीं। मुझे भागने की, चीखने की, दरवाजा तोड़ने और इस डर के घर से भागने की एक बेताब इच्छा महसूस हुई, लेकिन मेरा शरीर डर से लकवाग्रस्त हो गया था। मैं अपने व्यक्तिगत नर्क में एक मेहमान थी और मेजबान ने अभी अभी अपने इरादे साफ कर दिए थे। मैं यहाँ एक पत्नी नहीं थी, मैं एक कैदी थी। मैंने उसे देखा, मेरी आंखें आशंका से चौड़ी थीं। उसने संदूक से कुछ निकाला, कुछ छोटा सा, जिसे उसने अपने हाथ में छिपा लिया। फिर वह बिस्तर की ओर वापस चला गया, मेरे पास नहीं। उसने एक ही तेज हरकत से मखमली पर्दे खींचे जिससे साफ सफेद चादरें दिखाई दी। वे एक खाली कैनवास की तरह लग रही थीं, रंग के छींटे का इंतजार कर रही थीं। लाल रंग का एक छींटा। मेरा दिमाग डर से सुन्न तेजी से दौड़ने लगा। वह क्या करने वाला था? जिन कहानियों को मैंने पुरानी कहानियां कहकर खारिज कर दिया था, ताकतवर पुरुषों की क्रूरता के बारे में अंधेरी फुसफुसाहटें, वे सभी मुझ पर वापस आ गईं। इन दीवारों की खामोशी खाली नहीं थी, ये मुझसे पहले आने वालों की अनसुनी चीखों से भरी हुई थी। उसने मुझे दोबारा नहीं देखा। वह बस अपने बिस्तर पर एक तरफ लेट गया। उसकी पीठ मेरी तरफ थी और पूरी तरह से स्थिर रहा। संदेश साफ था, मुझे दूर रहना था। मैं उसकी नफरत की वस्तु थी, उसकी इच्छा की नहीं। यह अस्वीकृति एक थप्पड़ थी, लेकिन यह भ्रम और एक अलग तरह के डर की लहर से ढक गई थी। यह उस तरह की क्रूरता नहीं थी जिसकी मैंने उम्मीद की थी। यह कुछ और था, कुछ ज्यादा विकृत और मनोवैज्ञानिक। मैंने बाकी रात सोफे पर दुबक कर बिताई, कांपते हुए उसकी स्थिर सांसों की आवाज और दीवारों की बहरा कर देने वाली खामोशी को सुनती रही, जो इस डरावने रहस्य की कुंजी रखती हुई लग रही थीं। अगली सुबह सूरज की किरणें भारी पर्दों से होकर अंदर आने के लिए संघर्ष कर रही थीं, जिससे कमरे में एक हल्की भूरी रोशनी फैल रही थी। मैं एक पल भी नहीं सोई थी। मेरा शरीर ठंड और सोफे पर असहज स्थिति के कारण दुख रहा था। मेरा दिमाग डर और भ्रम के बवंडर में था। विक्रम पहले ही जा चुका था। वह बिना कुछ कहे चला गया था, उतनी ही खामोशी से जितनी खामोशी से उसने रात बिताई थी। उसकी गैर मौजूदगी से मुझे थोड़ी क्षणिक राहत मिली, लेकिन जल्द ही उसकी जगह एक नई चिंता ने ले ली। मुझसे अब क्या उम्मीद की जाती थी? इस अजीब खामोश नाटक में मेरी क्या भूमिका थी? मैं सिंह परिवार की नई दुल्हन थी, मुझे उनका सामना करना था। जैसे ही मैंने अपने थके हुए शरीर को हिलाने के लिए मजबूर किया, मेरी नजर बिस्तर पर पड़ी और फिर मैंने उसे देखा, साफ सफेद चादर पर, उस तकिए के पास जहां मेरा सिर होना चाहिए था, एक छोटा गहरा लाल धब्बा था। ये एक एकदम सही गोला था, एक जानबूझकर बनाया गया निशान। ये खून था। मेरी सांसें रुक गईं। ये मेरा खून नहीं था, मुझे छुआ नहीं गया था। मेरा दिमाग बंद संदूक की तरफ चला गया, उस चीज की तरफ जिसे उसने अपने हाथ में छिपाया था। उसने सहवास के सबूत का नाटक किया था, लेकिन क्यों? इस विस्तृत दिल दहला देने वाले नाटक को क्यों करना? यह मेरे लिए नहीं था, यह किसी और के लिए था। यह एक संदेश था, हवेली के बाकी लोगों के लिए एक प्रदर्शन, एक ठंडी भयानक एहसास मुझे हुआ। यह सब एक झूठ था, मेरी शादी, एक दुल्हन के रूप में मेरी स्थिति, यह सब एक ऐसे सच को छिपाने के लिए एक मुखौटा था जो इतना अंधेरा था कि उसे इस तरह के धोखे की जरूरत थी। खून का निशान हमारे मिलन का प्रतीक नहीं था, यह एक भयावह समझौते की मुहर थी। यह एक खून का टीका था, खून का निशान, जिसने मुझे एक पति से नहीं बल्कि एक भयानक रहस्य से बांध दिया था। मैं एक ऐसे खेल में एक मोहरा थी जिसे मैं समझ नहीं पा रही थी, एक ऐसा खेल जिसके नियम खून से लिखे गए थे। पिछली रात मुझे जो डर महसूस हुआ था वह कुछ और गहरा, कुछ ज्यादा डरावना बन गया था। मैं सिर्फ खतरे में नहीं थी, मैं एक अपराध में फंसी हुई थी। तभी दरवाजे पर एक हल्की दस्तक हुई। एक भूत जैसी नौकरानी अंदर आई, उसकी आंखें झुकी हुई थीं। वह चादर लेने आई थी, एक नई दुल्हन के लिए सुबह की रस्म। उसकी आंखें लाल धब्बे पर पड़ी और उसके चेहरे पर कुछ की एक चमक आई। क्या यह राहत थी? समझ? उसने जल्दी से चादर मोड़ दी। उसकी हरकतें सधी हुई और तेज थीं। सबूत को छिपाते हुए उसने मुझे नहीं देखा, एक शब्द भी नहीं बोला, लेकिन उसके कार्यों ने बहुत कुछ कहा। वह रहस्य की रखवाली करने वाली थी। इस घर में हर कोई था,
वे सब इसका हिस्सा थे और अब मैं भी थी। खून के निशान ने मुझे उनकी खामोश भयानक दुनिया में शामिल कर लिया था। मैंने अपनी परछाई को बड़े पुराने आईने में देखा। जो लड़की मुझे दिखी वह वैसी अनन्या नहीं थी जो 24 घंटे से भी कम समय पहले इस हवेली में आई थी। डर अभी भी वहीं था, मेरे पेट में एक ठंडी गांठ की तरह, लेकिन अब इसमें कुछ और भी मिला हुआ था, गुस्सा। एक धीमी धीमी जलती हुई आग मेरे आतंक की सतह के नीचे सुलगने लगी थी। भोली सपने देखने वाली लड़की जा चुकी थी, एक रात की घटनाओं से बिखर चुकी थी। उसकी जगह एक अलग औरत आकार लेने लगी थी, एक औरत जिसे धोखा दिया गया था, इस्तेमाल किया गया था और एक अंधेरे साजिश के दिल में फेंक दिया गया था। वह अब सिर्फ एक शिकार नहीं थी, वह एक जीवित बची हुई थी। विश्वासघात का दर्द बहुत ज्यादा था। मेरे माता पिता ने अपनी मासूमियत में मुझे परछाई के इस परिवार को सौंप दिया था। विक्रम, मेरा तथाकथित पति, मुझे उन कारणों से नफरत करता था जिन्हें मैं समझ नहीं पा रही थी। पूरे घर ने मुझे एक नाजुक दागदार रहस्य की तरह माना जिसे छिपाकर रखना था। उन्होंने मेरी जिंदगी ले ली थी और उसे एक झूठ में बदल दिया था। उन्होंने मुझसे एक खामोश आज्ञाकारी गुड़िया बनने की उम्मीद की थी, उनके नाटक में अपनी भूमिका निभाने की। उन्होंने मुझसे टूटने की, आंसू और डर में घुल जाने की उम्मीद की थी। उन्होंने मुझे कम आंका था, उन्होंने मेरी कोमलता को कमजोरी समझ लिया था। उन्हें नहीं पता था कि एक कोमल धारा भी समय के साथ ठोस चट्टान में अपना रास्ता बना सकती है। मैंने वहीं उस आईने के सामने एक फैसला लिया। मैं नहीं टूटूंगी, मैं उन्हें जीतने नहीं दूंगी। मैं उनका खेल खेलूंगी, लेकिन मैं उसे अपने नियमों से खेलूंगी। अगर उन्हें एक खामोश आज्ञाकारी दुल्हन चाहिए तो मैं उन्हें वही दूंगी। मैं एक आदर्श बहू बनूंगी, एक आदर्श पत्नी। जब वे मुझसे मुस्कुराने की उम्मीद करेंगे तो मैं मुस्कुराऊंगी, और जब वे खामोशी चाहेंगे तो खामोश रहूंगी। लेकिन मुखौटे के पीछे मैं देखूंगी, मैं सुनूंगी, मैं सीखूंगी। इस हवेली में रहस्य थे और मैं उनमें से हर एक को उजागर करूंगी। इन दीवारों की खामोशी मुझसे बात करेगी, नौकरों की डरी हुई आंखें मुझे कहानियां सुनाएंगी। विक्रम की नफरत मेरा मार्गदर्शक बनेगी। यह अब सिर्फ जीवित रहने के बारे में नहीं था, यह सच्चाई के बारे में था, यह न्याय के बारे में था। सिर्फ मेरे लिए नहीं, बल्कि इस पूरे धोखे के पीछे के कारण के लिए। इस घर में एक भूत था, एक कहानी जिसे जबरदस्ती दबाया जा रहा था, और मैं वह फावड़ा थी जिसे उन्होंने उसकी कब्र खोदने के लिए चुना था। लेकिन मैं उनके अपराधों के लिए एक उपकरण नहीं बनूंगी, मैं उनके पापों की एक पुरातत्वविद बनूंगी। एक नई सुबह हो रही थी, न सिर्फ खिड़की के बाहर बल्कि मेरी आत्मा के भीतर भी। बारिश से प्यार करने वाली अनन्या जा चुकी थी, उसकी जगह एक ऐसी औरत खड़ी थी जो आग से गुजरने के लिए तैयार थी। मेरे आंसू सूख गए थे, मेरा संकल्प मजबूत हो गया था। शिकार शुरू हो चुका था। मेरा बदलाव अवलोकन से शुरू हुआ। मैंने छोटी छोटी चीजें नोटिस करना शुरू कर दिया, वे विवरण जो एक बड़ी ज्यादा खतरनाक तस्वीर पेश करते थे। मैंने देखा कि मेरी सास हवेली के किसी खास हिस्से का जिक्र होने पर कैसे सहम जाती थी। मैंने देखा कि नौकर आपस में कैसे फुसफुसाते थे। जब भी मैं पास आती तो उनकी आवाजें बिल्कुल धीमी हो जाती थीं। मैंने बंद दरवाजे, निषिद्ध गलियारे, वे कमरे देखे जो कभी नहीं खोले जाते थे। पूरी हवेली एक अपराध स्थल थी और उसमें रहने वाला हर कोई संदिग्ध, शिकार या दोनों था। मेरा डर अभी भी मेरा लगातार साथी था, लेकिन अब यह एक हथियार था। इसने मुझे तेज, सतर्क रखा। मैंने टुकड़ों को जोड़ना शुरू कर दिया। विक्रम का दर्द असली लगता था, ठंडे गुस्से की परतों के नीचे गहराई से दबा हुआ। उसकी नफरत व्यक्तिगत नहीं थी, यह मुझ पर, अनन्या पर निर्देशित नहीं थी, यह दुल्हन पर निर्देशित थी, उस भूमिका पर जिसे मुझे निभाने के लिए मजबूर किया गया था। एक शाम मैंने उसे बगीचे में एक अकेली मुरझाती हुई गुलाब की झाड़ी को घूरते हुए देखा। उसकी आंखों में एक गहरा दुख था, एक भेद्यता जो उसने कभी किसी को नहीं दिखाई थी। ये उसके कवच में एक दरार थी। वह गुलाब किसके लिए था? उसमें कौन सी याद छिपी थी? मेरे दिल में बदले के बीज सिर्फ मेरे अपने दुख के लिए नहीं थे, बल्कि उस अनकही कहानी के लिए भी थे जिसे दबा दिया गया था। जवाबों की मेरी खोज ने मुझे हवेली की सबसे पुरानी नौकरानी शांति नाम की एक बूढ़ी महिला तक पहुंचाया। उसकी आंखों में इस घर का इतिहास था,
पहले तो वह अनिच्छुक थी। परिवार के प्रति उसकी वफादारी मेरे प्रति उसकी दया से ज्यादा मजबूत थी। लेकिन मेरी लगन, सच्चाई के लिए मेरी शांत विनती ने उसे पिघलाना शुरू कर दिया। एक रात उसने चुपके से मुझे एक पुरानी चमड़े से बंधी डायरी दी। यह पहली दुल्हन की थी। उसने फुसफुसाया। डायरी देते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। विक्रम बाबा की पहली पत्नी, जिसके बारे में वे कहते हैं, भाग गई। उसके शब्दों से मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मैं पहली नहीं थी, मुझसे पहले भी कोई और था। डायरी मेरा पहला असली सुराग थी। कब्र से एक आवाज। जैसे ही मैंने सुंदर घुमावदार लिखावट पढ़ी, प्यार, आशा और आखिरकार आतंक की एक कहानी सामने आई। पहली पत्नी रिया के शब्द मेरी अपनी शुरुआती भावनाओं को दर्शाते थे। उत्साह, सपने और फिर धीरे धीरे बढ़ता डर। उसकी प्रविष्टियां तेज होती गईं, हवेली के डर से भरी हुई थीं, परिवार के रहस्यों से और एक ऐसे खतरे से जिसे वह नाम नहीं दे सकती थी। उसकी आखिरी प्रविष्टि अचानक अधूरी थी। इसमें पश्चिम विंग में एक भयानक खोज और एक टकराव का जिक्र था। और फिर कुछ नहीं, वह भागी नहीं थी। यह डायरी उसके भाग्य का एक प्रमाण थी। बदले के बीजों के पास अब लड़ने के लिए एक नाम था, रिया। डायरी ने सब कुछ बदल दिया। यह अब सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं थी, यह रिया की लड़ाई भी थी। मैं उसके कमरे में रह रही थी, उसका खिताब पहन रही थी और अनजाने में उसके गायब होने या शायद उसकी हत्या को छिपाने में हिस्सा ले रही थी। खून का टीका सिर्फ मेरी पवित्रता के बारे में एक झूठ नहीं था, यह साबित करने के लिए एक झूठ था कि विक्रम आगे बढ़ गया था, कि परिवार सामान्य था, कि रिया को भुला दिया गया था। लेकिन उसे भुलाया नहीं गया था। उसकी याद विक्रम की डरी हुई आंखों में और इस डायरी के पन्नों में जिंदा थी। अब मैं उसके दर्द और मेरे प्रति उसकी ठंडक का कारण समझ गई थी। मैं उस औरत की एक दर्दनाक याद थी जिसे उसने खो दिया था। मेरा मिशन और ज्यादा साफ हो गया। मुझे यह पता लगाना था कि रिया ने पश्चिम विंग में क्या खोजा था। हवेली का वह निषिद्ध हिस्सा हर चीज की कुंजी रखता था। इसमें उसके भाग्य और इस परिवार के राक्षसी धोखे का कारण छिपा था। वहां पहुंचना खतरनाक होगा। पूरा घर उसे ऐसे संभाल कर रखता था जैसे कोई ड्रैगन अपने खजाने को संभाल कर रखता है। मेरी सास की आंखें हमेशा मुझ पर रहती थीं और विक्रम के अप्रत्याशित मिजाज उसे लगातार खतरा बनाते थे। लेकिन मुझे जोखिम उठाना था, रिया के लिए, अपने लिए, उस सच्चाई के लिए जो इस महल की खामोश दीवारों के पीछे से चीख रही थी। एक रात जब हवेली गहरी नींद में थी और बाहर तूफान चल रहा था, मैंने अपनी चाल चली। हवा तेज थी और बारिश खिड़कियों पर बरस रही थी, जिससे मेरे कदमों के लिए एकदम सही आवरण मिल गया। डायरी को एक ताबीज की तरह हाथ में पकड़े हुए मैं अपने कमरे से बाहर निकली। मेरा दिल मेरी पसलियों से टकरा रहा था। फर्श की हर चरमराहट खामोशी में गोली की आवाज जैसी लग रही थी। मैं अंधेरे गलियारों में चली। मेरा रास्ता बिजली की चमक से रोशन था। पश्चिम विंग हवेली के दूसरे छोर पर था, एक ऐसी जगह जहां मुझे कभी न जाने की चेतावनी दी गई थी। जैसे ही मैं भारी बंद दरवाजे के पास पहुंची, मुझे डर और दृढ़ संकल्प की एक भावना ने घेर लिया। मैंने एक पुरानी चाबी निकाली जो मुझे रिया की डायरी में छिपी हुई मिली थी। ये एक लंबा शॉट था, लेकिन यही एकमात्र उम्मीद थी जो मेरे पास थी। कांपते हाथों से मैंने इसे ताले में डाला। ये घूम गया। क्लिक की आवाज मेरे कानों में बहरा कर देने वाली थी। मैंने दरवाजा खोला, जिससे धूल और अंधेरे में ढका एक गलियारा दिखाई दिया। एक गंदी बासी गंध मुझे लगी, सड़न और लंबे समय से दबे रहस्यों की गंध। मैंने गहरी सांस ली और अंदर कूदम रखा, एक ऐसी सीमा पार की जहां से कोई वापसी नहीं थी। मुझे नहीं पता था कि आगे अंधेरे में मुझे क्या मिलेगा, लेकिन एक बात मैं यकीनन जानती थी, सिंह परिवार की कहानी का एक नया अध्याय लिखा जाने वाला था और मैं, अनन्या, कलम पकड़े हुए होंगी।